Good morning 10th class. Now we are going to continue the same chapter, Rise of Nationalism in Europe. We will continue after where we have left. Now the next part of this chapter is, we were talking about the Satyagraha which was launched by Mahatma Gandhi. Now we will talk about the next Satyagraha which was launched by Mahatma Gandhi, that was Kheda Satyagraha. Kheda Satyagraha was launched in 1970. Now we will talk about why it was launched. Kheda was a village in Gujarat. खेड़ा एक गुजरात में विलेज था, 1917 की बात हो रही है। तो वहाँ पर जो पीजेंट्स थे उनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ कलेक्ट किए जाते थे, हाई रेवेन्यूज़ ब्रिटिशर्स कलेक्ट करते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि ऐसे टाइम पर भी रेवेन्यूज़ कलेक्ट किए जाते थे जिस टाइम पे नहीं कलेक्ट करने चाहिए, जिस टाइम पे फार्मर्स की स्थिति नहीं है कि वो रेवेन्यू पे कर पाए। 1918 मैंने आपको बताया 1917 से ही मतलब वहाँ पे एपिडेमिक और कह सकते हो अकाल पड़ने लगा था पूरे देश में, बारिश की बहुत कमी हो रही थी। तो एपिडेमिक और महामारी और क्या कहते हैं फेमाइन की वजह से वहाँ पर किसानों की स्थिति बहुत ख़राब थी। उनकी क्रॉप्स पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी, वो किसी तरीके की क्रॉप्स या लगान या टैक्स के रूप में कुछ नहीं दे सकते थे। उनकी इतनी उस समय कह सकते हो हैसियत नहीं थी कि वो दे पाएँ। तब भी उस टाइम पर भी ब्रिटिशर्स ने उन्हें फोर्स किया रेवेन्यू पे करने के लिए। तो उसी के खिलाफ, उसी को सपोर्ट करने के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च किया खेड़ा। They were demanding that revenue collection be relaxed, however the government agreed to suspend collection. ठीक है, उनका मानना था कि रेवेन्यू को रिलैक्स करना चाहिए, रेवेन्यू को ख़त्म कर देना चाहिए, रेवेन्यू को बहुत कम कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी के मूवमेंट चलाने के बाद रेवेन्यू कलेक्शन पे सस्पेंड कर दिया, रेवेन्यू कलेक्शन को कुछ समय काल के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक, तो ये सफलता मिली महात्मा गांधी को खेड़ा से करने। आफ्टरवर्ड्स ही मूव टू अहमदाबाद। अब महात्मा गांधी अहमदाबाद मूव करते हैं। अहमदाबाद भी आपको मालूम है गुजरात की एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है अहमदाबाद। तो वहाँ पे 1918 में, ठीक है, अहमदाबाद में कब? 1918। अब अहमदाबाद में 1918 में लॉन्च किया और वहाँ पे सत्याग्रह क्यों लॉन्च किया था? टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए। टेक्सटाइल वर्कर्स क्या हो रहा था टेक्सटाइल वर्कर्स के साथ? टेक्सटाइल वर्कर्स को अच्छी पेमेंट नहीं दी जाती थी, बहुत ज़्यादा उनसे काम लिया जाता था तो उन्हें पेमेंट अच्छी नहीं दी जाती थी, बहुत ज़्यादा उनसे ओवर वर्क करवाया जाता था और उन्हें पेमेंट बहुत लो सैलरीज दी जाती थी। तो उसके खिलाफ उन्होंने टेक्सटाइल वर्कर्स को इग्नाइट किया। इग्नाइट मतलब उनके अंदर ज्वाला जगाई, उनके अंदर मूवमेंट की लॉ जगाई और उन्होंने एक मूवमेंट उनसे लॉन्च करवाया, ऑर्गेनाइज करवाया। एज अ रिजल्ट द मिल ओनर्स अवॉर्डेड 35% इंक्रीज दैट वर्कर्स हैड डिमांडेड। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि टेक्सटाइल वर्कर्स को 35% सैलरी में इंक्रीमेंट दिया गया। ठीक, फाइनली द स्ट्राइक वाज विथड्रॉ। आखिरकार जो स्ट्राइक थी वो क्या कर ली गई? विथड्रॉ कर ली गई। 35% जब फ़ायदा मिल गया टेक्सटाइल वर्कर्स को, उन्हें अच्छा पैसा मिलने लगा तो उन्होंने स्ट्राइक को बंद कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट की बात करने का, जिसका हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में उसका सिग्निफिकेंस, खासकर इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस। ये कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये इंसिडेंट। ये इंसिडेंट शायद ना हुआ होगा तो इंडियन हिस्ट्री ना होती जो आज हम देख रहे हैं। ठीक है, और वो है आपका, अभी तो उससे थोड़ा पहले की बात करने जा रहे हैं हम लोग रॉलेट
इसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग रॉलेट एक्ट। कब लॉन्च किया गया था रॉलेट एक्ट? 1909। इसके बारे में आप लोगों ने 8th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन डिटेल में अब इस क्लास में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या? सबसे पहले द लोकल मूवमेंट मेड गांधी जी बोल्ड इनफ टू इनिशिएट कंट्रीवाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रिप्रेसिव रॉलेट एक्ट 1980। अब हम लोग बात करते हैं कि वास्तविकता में रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था कि इसके खिलाफ महात्मा गांधी सत्याग्रह लॉन्च करने को मजबूर हो गए। रॉलेट एक्ट ऐसा क्या था जिसके खिलाफ महात्मा गांधी सत्याग्रह लॉन्च होने पे मजबूर। अब हम लोग देख रहे हैं कि फीचर्स ऑफ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के क्या फीचर्स? रॉलेट एक्ट के क्या फीचर्स थे, हम उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि ये एक्ट लॉन्च किसने किया है। लॉन्च किया है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये क्या थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल? आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं, जैसे आज भारत की संसद है वैसे उस टाइम पर जो आपकी संसद होती थी उसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसमें इंडियन मेंबर्स भी थे। ये बहुत दमनकारी कानून था। रॉलेट एक्ट दमनकारी कानून था और एक तरीके का काला कानून था। इट वाज अ ब्लैक एक्ट। ओके, व्हाई इट वाज अ ब्लैक एक्ट? सबसे पहली बात यह है कि रॉलेट एक्ट जबरदस्ती लॉन्च किया गया। इंडियन मेंबर्स भी थे इसमें और वो इसको अपोज करते रहे, लेकिन तब भी उनकी बातें नहीं मानी गई और रॉलेट एक्ट इम्पोज कर दिया गया। एक तरीके से जो उस समय की ब्रिटिश संसद थी, वो भारत में जो ब्रिटिश संसद या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ नाम की संसद है। वहाँ मेंबर्स इंडियन मेंबर्स थे, लेकिन इंडियन मेंबर्स की सुनी हुई नहीं जाती। वहाँ पे होता वही था जो ब्रिटिशर्स पहले से डिसाइड कर लिया। तो जस्ट एक तरीके का कह सकते हैं मौकरी थी, हास्यास्पद एक संसद थी। वहाँ पे कोई संसद वाला कार्य नहीं, कोई लोकतांत्रिक कार्य नहीं किया जाता। पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप ही चल रही है ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से अपनी मोनार्की चला रहे थे, अपना राज्य चला रहे थे। ठीक है, मोनार्की या डिक्टेटरशिप तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पर्टिकुलर एक कॉलोनियल रूल चल रहा था। डिफरेंट टर्म्स हो जाते हैं डिक्टेटरशिप और मोनार्की। तो एक तरीके है, हालांकि है सिमिलर चीज़ होती है, लेकिन वो डिफरेंट जगह पर उस टर्म को यूज़ किया जाता है। हालांकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी और कॉलोनियल रूल के जैसे ही होते हैं, लेकिन वो टर्म्स अलग अलग यूज़ किए जाते हैं अलग अलग कंडीशंस में। हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स पूरी एक कंट्री का रूल चल रहा, कॉलोनियल रूल था, उपनिवेश थे, किसी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं गुलाम। ठीक है, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक तरीके की जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए संसद चलती थी और रॉलेट एक्ट जबरदस्ती उसने पास कर दिया और इंडियन मेंबर्स कुछ कर नहीं पाए। ठीक, वो अपोज करते रहे। तो रॉलेट एक्ट, अब रॉलेट एक्ट ने क्या किया? इट गेव गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर। गवर्नमेंट, कौन थी गवर्नमेंट उस समय? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या मिल गई? इनॉर्मस पावर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स मिल गई। किस बात की पावर्स मिल गई? ठीक, टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, किसी भी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने की या कुचलने की पावर। कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ होती थी, उसको वो आसानी से कुचल सकते थे, उसको सप्रेस कर सकते थे। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल, डिटेंशन मतलब कस्टडी में ले लेना या अरेस्ट में लेना। डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, राजनीतिक बंदी जो भी कानून का विरोध करते हैं उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल। लेकिन कोई भी प्रिजनर आज के समय पर अगर इंडियन जुडिशरी सिस्टम में देखें तो कोई भी प्रिजनर यदि अरेस्ट किया जाता है तो उसको ट्रायल के लिए तुरंत पेश किया जाता है।
कोर्ट के सामने। Within 24 hours, that particular prisoner should be presented before the court, and a trial should be done on him. But it was not a case in this Rowlatt Act. कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर अगर अरेस्ट कर लिया जाता था तो उसके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं चलाया जाता। यही इसलिए तो उसको काला कानून कहा जाता है। ठीक। इट ऑल्सो इम्पोज स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑन द प्रेस। सेंसरशिप लगा दी गई प्रेस। अब सेंसरशिप लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई ब्रिटिशर्स को? कुछ तो ऐसा हो रहा होगा। देखिए उस समय बहुत सारे इंडियन न्यूज़पेपर्स छपते थे, इंडियन मैगजीन्स छपती जैसे केसरी, बंगाल गैजेट, द हिंदू, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स छपते थे। ये सारे न्यूज़पेपर्स क्या करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध छापा करते। इसमें बहुत सारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो अपने विचार छापते थे और लोगों तक अपने विचारों को इन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पहुंचाते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यही तो नहीं चाहती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि नेशनलिस्ट लीडर्स किसी भी तरीके से कोई भी नेशनल मूवमेंट खड़ा ना कर पाए, और जो न्यूज़पेपर और प्रेस था वो उनका बहुत बड़ा साधन बन रहा था। तो इसीलिए वो चाहते थे कि सेंसरशिप लगा दें प्रेस पे, ताकि वो नेशनल मूवमेंट को अच्छे से लॉन्च ना कर पाए, प्रोपोगेट ना कर पाए, किसी भी तरीके के विचार को आगे वो बढ़ाना पाए। तो ये रॉलेट एक्ट में ये जो प्रोविजंस लॉन्च किए गए, इसलिए दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज अ ब्लैक एक्ट। इसी खिलाफ गांधी जी ने बाद में मूवमेंट लॉन्च की। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? रॉलेट सत्याग्रह, क्योंकि रॉलेट एक्ट के खिलाफ लॉन्च किया गया था तो उसका नाम पड़ा रॉलेट सत्याग्रह। When the constitutional protest failed, Gandhi suggested that a satyagraha should be launched and decided that nationwide hartal accompanied by fast and prayer would be observed. The 6th of April was fixed as the date on which the satyagraha would be launched. The constitutional process failed कैसे हो गया? क्योंकि जो भी इंडियन मेंबर्स यहाँ पर थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनकी बात तो सुनी नहीं गई थी। तो यही इसका मतलब यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट जो था वो फेल हो गया। अब उसके लिए क्या था कि किसी तरीके का एक सत्याग्रह लॉन्च किया जाए, और ये सत्याग्रह इसी कानून के खिलाफ होगा। उसमें क्या किया जाए? एक नेशन वाइड हड़ताल, पूरे देश व्यापी एक हड़ताल की जाएगी, और उसके साथ साथ लोग प्रार्थना भी करेंगे और भूखे भी रहेंगे। एक तरीके से अन्न का त्याग कर देंगे, अनशन जिसको बोलते हैं, अनशन करेंगे पूरे देश में। ठीक है, जिससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और 6 अप्रैल ये डेट फिक्स की है, 6 अप्रैल 6 अप्रैल डेट फिक्स की है, और 6 अप्रैल को एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने की तैयारी थी। हो पाया या नहीं हो पाया ये अभी बात नहीं कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने डिसाइड किया है, और महात्मा गांधी ने डिसाइड किया था, लेकिन अभी ये चीज आपको क्लियर नहीं है कि हुआ था कि नहीं हुआ था। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक एंड शॉप्स क्लोज्ड डाउन। क्या हुआ? रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, शॉप्स क्लोज कर दी गई, स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी गई। तो खासकर पंजाब में बहुत ज्यादा हुआ, ये कह सकते हैं। जो भी स्ट्राइक्स और ये जो भी प्रोटेस्ट था वो पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट हुआ था। पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो ब्रिटिशर्स को पंजाब के लोगों से बड़ा भय लग रहा था, क्योंकि पंजाब के लोग पूरी तरीके से एक्साइटेड थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? पंजाब में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ क्या होता है? ठीक है, अब बात करते हैं, अभी बात बताते हैं। पंजाब which was suffering for wartime preparation and forced recruitment reacted strongly, क्योंकि फोर्स रिक्रूटमेंट पंजाब से बहुत ज़्यादा की गई थी। तो पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स से खपा थे, तो पंजाब के लोगों ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट को वो किया। ठीक है, बोथ इन अमृतसर एंड लाहौर द सिचुएशन बिकेम वेरी डेंजरस फॉर द गवर्नमेंट। लाहौर और अमृतसर में बहुत ज़्यादा सिचुएशन डेंजरस हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में, पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में। मालूम है कि आपको मालूम है कि जो सिख्स हैं वो बहुत ज़्यादा जब रिजेंट करते हैं तो बहुत स्ट्रांगली रिजेंट करते हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुरु गोविंद सिंह के ज़माने से ही वो लोग बहुत ज़्यादा मजबूती से किसी भी विदेशी आक्रमण के खिलाफ खड़े होते। ठीक है, तो इसीलिए जो सिख्स थे या पंजाब के जो भी लोग थे, दूसरे रिलीजन्स के भी लोग थे,
हिंदूज और मुस्लिम्स भी, पूरी तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और पूरी तरीके से रिएक्ट किया। तो पंजाब की जो पंजाब की जो इतने स्ट्रॉन्ग रिप्रेशन था पंजाब का, उससे ब्रिटिशर्स थोड़ा सा भयभीत होने लगे। तो उनको लग रहा था कि पंजाब में यदि हम इस आंदोलन को रोक नहीं पाए तो ये आग पूरे देश में फैल सकती है। तो हमें ज़रूरी है कि पंजाब तक इस आग को हम सीमित रखें, पंजाब से आगे बढ़ने ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पंजाब में हम कुछ ऐसा स्टेप उठाएं जिससे पंजाब के लोग इतने भयभीत हो जाएं, ताकि क्योंकि पंजाब एक तरीके से एग्जाम्पल बन रहा था पूरे देश के लिए। अगर पंजाब के लोग भयभीत हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली देश में ये हड़ताल खत्म हो जाएगी, क्योंकि पंजाब एक उदाहरण बन रहा था देश के लिए। ठीक है, अब गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी को जब पता चला कि पंजाब में इतना ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पंजाब के लोगों को ज्वाइन करें। तो पंजाब जाने की कोशिश करने लगे गांधी जी, ठीक। लेकिन गांधी जी को जबरदस्ती जो गवर्नमेंट थी उसने बॉम्बे भेज दिया। गांधी जी जाने की कोशिश कर रहे थे पंजाब और उन्हें भगा दिया गया बॉम्बे। हम जाना चाहते थे पंजाब और पहुंच गए बॉम्बे। ठीक है, मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। इन अमृतसर ऑन 10 अप्रैल 2 लोकल लीडर्स वर अरेस्टेड। अब सबसे बड़ी पंजाब की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये थी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की पंजाब, ये सबसे बड़ा डर था ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनकी तो पूरी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल में चलती थी। रिलीजियस कंफ्लिक्ट कराना, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाना, ये ब्रिटिशर्स की पुरानी पॉलिसी रही। तो जब उनको ये लगा कि पंजाब में तो बड़ी हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली, तो खासकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी कब देखने को मिली? रामनवमी के दिन देखने को मिली। रामनवमी के दिन मुस्लिम जो भी उस समय के मुस्लिम लोग थे उन्होंने रामनवमी को पूरी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत सारे हिंदू को गले लगाया और मतलब बहुत अच्छे से रामनवमी को मनाया मुस्लिम्स ने मिलकर। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि मुस्लिम लीडर एक थे, उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू, और एक हिंदू लीडर थे, उनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों लोग एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे। और इनकी मित्रता देखकर वहाँ के जो भी पंजाब के लोग थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे। इससे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में इन्होंने बहुत अच्छा तालमेल सेटअप कर दिया था और हिंदू मुस्लिम को बहुत ज़्यादा इन्होंने मिला दिया। और इनके एग्जाम्पल की वजह से हिंदू मुस्लिम्स पंजाब में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो गए थे। तो यही ब्रिटिशर्स को यही खतरा मंडराते हुए दिख रहा था कि अगर हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो सकता है। तो हमें कोई ना कोई बहुत ही कड़ा स्टेप उठाने की जरूरत है। इसीलिए क्या किया गया, 10 अप्रैल की ही बात है, 10 अप्रैल को मार्शियल लॉ इंपोज कर दिया। मार्शियल लॉ क्या होता है? मार्शियल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। मार्शियल लॉ एक लॉ ऐसा होता है जिसमें कहते हैं शूट एट साइट, या आप लोगों ने टर्म सुना हो, देखो और गोली मारो, इसी को बोलते हैं मार्शियल लॉ। तो जो भी व्यक्ति हुकूमत के खिलाफ प्रचार कर रहा होगा उसको देखो और तुरंत गोली मार दो, यही मार्शियल लॉ का मकसद था। तो 10 अप्रैल को क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल प्रचार कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया 10 अप्रैल, जिससे हिंदू मुस्लिम्स दोनों जो एकता उनमें बनी हुई थी, उन लोगों ने एक साथ ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको देखते हुए मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। और मार्शल लॉ के तहत अब 13 अप्रैल को क्या हुआ? 13 अप्रैल, अब यही तो सबसे बड़ा इंसिडेंट है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। इसका नाम है जलियांवाला बाग मसाकरे। जलियांवाला बाग मसाकरे अब बहुत फेमस इंसिडेंट है, सबको मालूम है, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक, ये कब हुआ? सबसे पहली बात हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1990। जैसे ही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को 10 अप्रैल को अरेस्ट किया गया, पंजाब के जो लोकल लीडर्स थे, बाकी जो लीडर्स थे, वो पूरी तरीके से एक ब्रिटिश के खिलाफ क्रोध उनके अंदर था।
तो उन्होंने कोई हालांकि कोई हिंसा तो नहीं की, लेकिन उन्होंने 13 अप्रैल को क्या पड़ता है यूजुअली हर साल? क्या पड़ता है 13 अप्रैल को? जी हाँ, बैसाखी पड़ती है। बैसाखी 13 अप्रैल बैसाखी का दिन। बैसाखी के दिन, और पंजाब में बैसाखी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तो बैसाखी के दिन को ही एक प्रोटेस्ट करने का दिन माना गया। और जलियांवाला बाग नाम के जो पार्क था वहाँ पर बहुत सारे लोकल लीडर्स बैठे, और लोकल लीडर्स ने इनको वहाँ यहाँ पर बैठ गए और हुकूमत के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने लगे। विरोध भी नहीं कर रहे थे, बातचीत ही कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जनरल डायर नाम का एक व्यक्ति आया। जनरल डायर उस समय वहाँ का हेड था पुलिस का। उसको यह आदेश दिया गया और उसने बहुत ज़्यादा पुलिस वालों के साथ जलियांवाला बाग को क्लोज कर दिया और बहुत सारे पुलिस वालों के साथ वहाँ पर मशीन गन की फायरिंग स्टार्ट करा दी, जिससे बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए। क्योंकि जलियांवाला बाग 3 तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था, तो वहाँ से निकलने की कोई जगह नहीं थी। वहाँ पे जो एक एग्जिट था वहाँ पर उसने बहुत बड़ी टैंक खड़ी कर दी, जिससे कोई भाग नहीं पाया, और सब लोग वहाँ पर गोलियों से मारे गए। कुछ लोग कुएं में कूद के मर गए। अब इतनी ज़्यादा गोलियाँ चलने लगी तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में कुएं में ही कूद गए, और बहुत हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए, जो एक बहुत ही क्रूर इंसिडेंट था। और ये कह सकते हैं इसी ने लोगों के अंदर गुस्सा उत्पन्न कराया। तो अब इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जलियांवाला बाग वास्तविकता में क्यों हुआ और इसके बाद क्या रिजल्ट हुआ इसका, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेरी थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज स्टडी केयरफुली।